हमने रेनेसांस देख लिया, रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड देख लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी देख लिया और अभी लेटेस्ट रशियन रिवॉल्यूशन पर चर्चा हुई है। अभी लास्ट टॉपिक बचता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड वॉर 1 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम इसको देखते हैं क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 पे। 5 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे क्वेश्चन आए हैं, लीग ऑफ नेशन से पूछा गया है, एक बार एक एम्परर, जर्मनी के एम्परर काइजर विलियम II पर भी चर्चा करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि उस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। डिफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1919 आया है, एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज है, इस पर भी घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की जिम्मेदारी ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज पर भी आई है। उसमें कुछ खामियां थी, डिफेक्ट्स है, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज की खामियों के कारण। इस पर भी क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसेज भी आए हैं, आउटकम्स भी आए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आए हैं, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है आ जाए। लेटेस्टली पूछा गया था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज या नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक क्वेश्चन और है, ट्रीटी ऑफ न्यूली 1919 भी पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट नोट है 2 मार्कर का, वो उस पर लिखा नहीं है लेकिन वो भी है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन और हो, लेकिन हमने जो ढूंढे हमें यही मिले अब तक। 2014 से 2019 के बीच में जो क्वेश्चन आए वो यही थे, एक आध और है वो हम बता देंगे आपको। तब तक हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 और मे बी इनिशियल टाइम ऑफ 1990 और मिड ऑफ 1919 में खत्म हो गया था। वैसे 1914-1918 को इफेक्टिवली वॉर और वायलेंट टाइम माना जाता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए कहा गया वर्ल्ड वॉर, वॉर तो था ही, कई कंट्रीज के बीच में युद्ध था। वर्ल्ड वॉर इसीलिए कहा गया क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हुई, कई नेशंस इसमें जुड़ गए, और चूंकि ये पहला था, ऐसा पहली बार हुआ, एक या 2 या 3 कंट्री के बीच में युद्ध होता था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब मल्टीपल कंट्रीज विश्व की पूरे पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ में जुड़ गई, इनसे युद्ध में इन्वॉल्वमेंट रहा कई देशों का, किसी का नेवी में रहा, किसी का डायरेक्ट आर्मी में रहा। बाद में तो इकोनॉमिक वॉर तो चल ही रहे हैं, इसको भी हम वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, जो अभी चल रहा है इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर, लेकिन उस वक्त की बात करी जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 रहा है। हर युद्ध के होने का एक कारण होता है, हर युद्ध के शुरुआत होने के पहले से एक प्रीलूड, एक प्लेटफॉर्म बना लिया जाता है, वो सब चर्चा करेंगे, वो सारे कॉजेज में आते हैं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड की बात करी, आइए इसके कॉजेज देखते हैं कि क्या हो सकते। ये हो सकता है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। सबसे पहले तो इन सबको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था उस वक्त। तो सबसे पहला जो कॉज है, इमीडिएट कॉज जिसे माना गया है, जिसके कारण शुरुआत ही हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वो था, इमीडिएट कॉज जो था असैसिनेशन ऑफ heir to the throne of ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, दोनों एक ही देश थे, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस था आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड, मैंने नाम नहीं लिखा है, आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन हो गया था बोस्निया में सर्बियन एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। सर्बियंस के जो दंगाई थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने एक कंट्री के राजा की लगभग वहां के वो राजा ही होने वाले थे, उनकी हत्या कर दी थी, वो और उनकी वाइफ का मर्डर हो गया था। ये असैसिनेशन था, ये सबसे मेजर कॉज माना गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। बोस्निया में हुई थी सर्बियंस के द्वारा। चूंकि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया से कनेक्ट है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक दोनों कोalition करके कंट्री थी, मोनार्क था, और सर्बिया से इनकी बॉर्डर शेयर होती थी, और सर्बियन नेशनलिस्ट को लगता था कि बोस्निया पे ये लोग
कब्जा जमा लेंगे, तब इनकी विजिट थी आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की, जिसके कारण सर्बियन नेशनलिस्ट को मौका मिल गया, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इस कारण से ऑस्ट्रिया हंगरी में आर्मी, वहां के जनरल और वहां की जनता में काफी ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने फिर ये डिसाइड किया, वहां की गवर्नमेंट ने, मोनार्की ने, कि सर्बिया पे हमला कर दिया जाए, अब सही समय है, अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। तो रिवेंज के कारण इन्होंने ऐसा किया और ये सबसे बड़ा कॉस्ट था। अगर सर्बियन नेशनलिस्ट नहीं करते तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी नहीं होती, हो सकता है बाद में होती, अभी तो उस वक्त 1914 में नहीं होती। 1914 जून में ऐसा किया गया, जून 1914, और बस उसके कुछ ही समय में अगले महीने ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर सर्बिया पे। अब सर्बिया पे वॉर हुआ, ये कॉजेस था। सर्बिया पे वॉर हुआ तो सर्बिया पहले से ही जर्मनी के विरोध में थी। सर्बिया को मदद करने के लिए दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो गई कि सर्बिया पे युद्ध हो गया है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जब सर्बिया पे युद्ध हुआ तो जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी का सपोर्ट कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्मनी डायरेक्टली। सीधे सीधे जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में आ गया कि हमला करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तरफ सर्बिया अकेला था, दूसरी तरफ दो कंट्री हो गई। ये देख के फिर रशिया और सर्बिया के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था। रशिया ने सर्बिया की हेल्प के लिए मोबिलाइजेशन की, अपनी आर्मी को भेजना शुरू कर दिया सर्बिया की तरफ। ये देख के जर्मनी ने अपनी नेवी भी तैयार कर ली, अपने सारे जनरल्स को ऑर्डर दे दिया कि हमला की तैयारी शुरू करो। जर्मनी तो इन्वॉल्व हो ही चुका था इनडायरेक्टली, सीधे सीधे डायरेक्टली तौर पे वो आ गया। जब जर्मनी ने फिर क्या किया, बेल्जियम पे हमला कर दिया। जर्मनी के पीछे का बैक साइड को, वेस्टर्न साइड को बेल्जियम था। जब बेल्जियम में हमला हुआ तो बेल्जियम पर डिक्लेयर वॉर कर दिया। तो बेल्जियम की बाउंड्री फ्रांस से शेयर थी। फ्रांस को लगा जर्मनी बेल्जियम पे हमला कर रहा है तो हमारी बारी आएगी, जबकि बेल्जियम और फ्रांस के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट था सेल्फ डिफेंस का, एक दूसरे की मदद करने का डिफेंसिव एग्रीमेंट था। फिर फ्रांस भी इन्वॉल्व हो गया। फ्रांस इन्वॉल्व हुआ, ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया। ऐसे करके कई कंट्री इन्वॉल्व हो गई। दो अलायंस बने, एक अलायंस एंड अलाइड। एक तरफ था जर्मनी, दूसरी तरफ एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एक थर्ड कंट्री और थी इटली। इटली इन्हीं के साथ था। बताया जाता है कि बाद में इटली डिफेंसिव हो गया कि मैं एग्रेसिव युद्ध नहीं लड़ूंगा, पीछे रहूंगा। लेटर में इटली ने इनका साथ छोड़ भी दिया था। सेकंड पे थे अपने, ये थे सेकंड पे थे ग्रेट ब्रिटेन। जो सेकंड अलायंस बना वो था ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का, रशिया का, बाद में यूएसए भी इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो एक थर्ड पॉइंट लिया जा सकता है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स, कई कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था। इस कारण से अगर एक कंट्री युद्ध पे हो गया, दूसरा सेकंड वन इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द थर्ड वन, ये होता था। एक देश का युद्ध हुआ, वो उसका उससे एग्रीमेंट था उसको बचाने का, तो उसने अपनी आर्मी भेज दी। फिर उसने उस पर हमला कर दिया तो उसका किसी और से एग्रीमेंट था तो उसने अपनी आर्मी भेज दी। इस तरीके से ही ये कई मल्टीपल नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए वर्ल्ड वॉर कहलाया। ये थर्ड पॉइंट, ये तीन पॉइंट्स तो है, असैसिनेशन है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्मनी डायरेक्टली है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म भी बहुत बड़ा कारण रहा है। इंपीरियलिज्म क्या होता है? अ कंट्री वांट्स टू इंक्रीज हिज वेल्थ एंड पावर टू एक्यूमुलेट अदर कंट्रीज और अदर नेशंस और अदर टेरिटरीज ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स। अपने आसपास की जगहों को, नेबरहुड कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स की कई देशों की खोज करके वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित कर देना, वहां के लोगों को अपने साथ ले लेना, उनकी लैंड रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लेना, ये था इंपीरियलिज्म। ब्रिटेन सबसे पावरफुल था इसमें इंपीरियलिज्म। जर्मनी भी शुरुआत कर चुका था इंपीरियलिज्म की। फ्रांस था ही इंपीरियलिज्म में पहले से ही, ब्रिटेन और फ्रांस का तो इन्वॉल्वमेंट रहा ही
इंपीरियलिज्म, पोर्तुगल्स भी थोड़े बहुत इंपीरियलिज्म थे, लेकिन पोर्तुगल्स वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, और जर्मनी ने इंपीरियलिज्म की शुरुआत कर दी थी क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लैंड कब्जाने के चक्कर में था। तो एक इंपीरियलिज्म भी बहुत बड़ा कारण है। और इंपीरियलिज्म जब हुआ तो जब वो कॉलोनियल पावर्स जो कब्जाए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ब्रिटेन के पास ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, नॉर्थ अमेरिका की कुछ टेरिटरीज थी, इंडिया तो था ही, तो वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए वॉर में। तो देखा जाए भारत भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। इंपीरियलिज्म हो गया। इसके बाद देखते हैं मिलिटरिज्म है इंपीरियलिज्म के बाद। एक पांचवा पॉइंट मिलिटरिज्म बनता है। कई कंट्री अपनी आर्मी डेवलप कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इंपीरियलिज्म बढ़ेगा तो हमारे पास हमें आर्मी बनानी पड़ेगी, रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे वेपन्स के। उन्होंने लोगों ने नेवी बनाना शुरू कर दी। नेशंस ने, जर्मनी की नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, रशिया तो था ही, जापान का तो दबदबा था शिप में, उसके शिप्स बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन बहुत इफेक्टिव थे। एक बार वो रशिया को हरा चुका था शिपिंग वॉर में। और ग्रेट ब्रिटेन जो था वो तो नेवी पे उसका बहुत बड़ा कब्जा था। यूएस की भी नेवी थी लेकिन वो कमर्शियल तौर पे थी, वो वॉर शिप्स वगैरह भी इसके इन्वॉल्व नहीं थे जितना प्रूशिया जो जर्मनी था उसके थे। इसीलिए मिलिटरिज्म भी बहुत बड़ा कारण है। हर कोई अपनी आर्मी को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगा था, आर्मी बढ़ा था, आर्म स्पेस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शंस तो आएंगे। ये छोटे छोटे कन्फ्लिक्शन बताने लगे कि हम छोटा सा युद्ध जीत गए तो हम पावरफुल हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो नेशंस बनने लगे और युद्ध एक दूसरे में टकराव पैदा करने लगा। मिलिटरिज्म बहुत बड़ा कारण रहा है। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, नेशनलिज्म। जब देश ताकतवर होने लगे, उनकी इकोनॉमी बढ़ने लगी, तो वो अपना वर्चस्व दिखाने लगे वहां के लोग, उनके अंदर नेशनलिज्म फूट फूट के जागने लगा। हम पावरफुल है, वो जनता और सरकार को आवाज, जनता सरकार के प्रति आवाज उठाने लगी, नहीं हमला करिए, हम आपके साथ हैं, कॉन्सिक्वेंस की चिंता करे बिना। ऐसा होने लगा, नेशनलिज्म हावी होने लगा। हर कंट्री अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगी वर्ल्ड में कि हम पावरफुल देश हैं, हमारा यहाँ दबदबा है। ऐसे करके नेशनलिज्म भी एक कारण रहा है वर्ल्ड वॉर 1 का। एक्चुअली नेशनलिज्म अकेले वर्ल्ड वॉर 1 का नहीं रहा, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म, नेशनलिज्म तीनों ही वर्ल्ड वॉर 2 के भी कारण रहे हैं, जो हम आगे देखेंगे। ये 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं कॉजेस के। 2 ग्रुप्स देख लिए थे हमने, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जैसे था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। बाद में कई छोटे छोटे देश भी जुड़ गए। तुर्की का स्टेबिलिटी समझ में नहीं आई थी और किस तरफ है। ऑटोमन एम्पायर था तुर्की में, वो तुर्की का भी क्लियर नहीं हो पाता किस तरफ वो लड़ेगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे देश भी इन्वॉल्व थे जिनका नाम इसमें नहीं लिया गया है। ये हमारा हो गया कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आइए वापस चलते हैं, हम कहाँ थे। वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस पढ़े। 4th क्वेश्चन, एलिवेट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विलियम काइजर फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है तो विलियम काइजर के बारे में जान लेते हैं। विलियम काइजर कौन थे? काइजर विलियम टू, विलियम काइजर टू एम्परर थे जर्मनी के, जिस वक्त उसे प्रूशिया कहा जाता था जर्मनी को, वो उसके एम्परर थे। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ऐसा है कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे हमला करने की घोषणा करी थी, उससे पहले काइजर टू पीछे पड़े थे ऑस्ट्रिया हंगरी के कि आप उस पर हमला करिए, आप उस पर हमला करिए, ये कंट्री आपकी आसपास की कंट्रीज को बहका रही है, जिससे आपकी मोनार्की पे इफेक्ट पड़ेगा और आप आसपास की लैंड्स को नहीं कैप्चर कर पाएंगे, आपका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में हमेशा से लड़ाई रही है। जर्मनी उस पर फ्यूलिंग करता था, हमेशा उसे बढ़ावा देता था, लेकिन कई बार ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा कि आप हमारा सपोर्ट करिए, तब हम सर्बिया पे वॉर करेंगे, तो जर्मनी ने ऐसा नहीं करा। इससे पहले जो एम्परर्स थे या जो डिक्टेटर्स थे, बिस्मार्क वगैरह, उन्होंने कभी सपोर्ट डायरेक्टली नहीं किया सर्बिया को, लेकिन काइजर 1, काइजर 2 ने ऐसा कर दिया, विलियम काइजर ने ऐसा कर दिया और सीधे सीधे जर्मनी इन्वॉल्व हो गया। जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच युद्ध होना था, लेकिन एक कंट्री का पहले घुसना, एक्स्ट्रा घुसना, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के युद्ध की तरफ डायरेक्शन देने लगा था। साथ ही साथ जर्मनी ने अपना मोबिलाइजेशन कर लिया था, फटाफट सारी आर्मी ऑस्ट्रिया हंगरी बॉर्डर पे लगा दी थी, सबसे पहले इन्होंने ऐसा करा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी आर्मी, अपने जनरल्स को, आर्मी के जनरल्स को, नेवी को भी एक्टिवेट कर दिया था। ये खबर फैल चुकी थी कि जर्मनी अपना मूवमेंट कर रहा है, ड्रिल्स कर रहा है जर्मनी का। तो ये सब काइजर के डायरेक्शन पे हुआ था, विलियम काइजर 2 के कहने पर ही हुआ था। और कहीं ना कहीं विलियम काइजर 2 जब युद्ध चरम सीमा पे हुआ, इन्होंने सबसे पहले बेल्जियम पे हमला कर दिया, लेफ्ट साइड को 2 तरफ वॉर लड़े इन्होंने, एक तो ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ, एक पास
खुद ही इंडिपेंडेंटली बेल्जियम पे हमला करके फ्रांस को कब्जाने की कोशिश करी, तो जर्मनी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जर्मनी एक तरीके से हार ही गया था युद्ध, और ऐसे में विलियम काइजर एब्डिकेट्स द थ्रोन, वो नीदरलैंड की तरफ भाग लिए। उनको लगा कि जर्मनी अब युद्ध हार चुका है, वो चाहते तो उस वक्त चीजों को संभाल सकते थे। कई बार उनसे पीस ट्रीटी करने के लिए बारे में कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं करी। आखिरी दम तक वो युद्ध में ही टिके रहे। युद्ध को शांत किया जा सकता था बीच में, लेकिन विलियम काइजर ने ऐसा नहीं किया। उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वर्ल्ड वॉर 1 की। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई तब विलियम काइजर को ही गुनहगार सबसे बड़ा ठहराया गया। अब किसी कंट्री के एम्परर को गुनहगार ठहराया जाता है तो उसकी जनता, उस देश को भी गुनहगार ठहराया जाता है। वो नीदरलैंड फरार हो गए, वो जो सत्ता पर टिके रहते तो चीज़ों को संभाल सकते थे। उन्होंने सत्ता छोड़ के वो भाग गए और नीदरलैंड्स में उन्होंने शरण ली, असलम इन नीदरलैंड, और वहीं वो नेचुरली उनकी डेथ हुई 1941 में। एग्रेसिव किंग, एग्रेसिव एम्परर, वार अराइज्ड एम्परर, वार ओरिएंटेड थिंकर माना जाता है इनको, विलियम काइजर II को। मोनार्क, जब विलियम काइजर ने छोड़ा जर्मनी, तब कहीं ना कहीं मोनार्की का भी अंत हुआ, कहीं ना कहीं मोनार्की का भी एवोल्यूशन हुआ। एक बहुत अच्छी चीज ये भी हुई जर्मनी में। ठीक है, ये हमने विलियम काइजर देख लिया पॉइंट, ये हो गया डिस्कशन, इस पे हो गया डिस्कशन। अब आते हैं लीग ऑफ नेशंस पर। लीग ऑफ नेशन ये था जब 1919 में, जब 1918 में वॉर खत्म हो चुका था, छोटे मोटे आर्मी जब वापस आ रही थी, 1919 में पूरी तरीके से वॉर शांत हो चुका था। इन सब चीजों के बीच लीग ऑफ नेशंस बना। यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व था। यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर में इन्वॉल्वमेंट बहुत आखिरी में रहा, क्योंकि उसके जर्मनी ने कमर्शियल लाइन जो थी, चेन जो थी शिप्स की, उसको तोड़ दिया था। कुछ उसके कमर्शियल शिप्स जो ट्रेड्स एंड गुड्स करते थे उनको आधे रास्ते में ही डुबो दिया गया था, उन पे हमला कर दिया गया था। इसीलिए यूएसए को भी वॉर में उतरना पड़ा। इसीलिए यूएसए भी लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बने। एक तरीके से प्रॉपर तरीके से वो एक्टिवेटेड नहीं थे, लेकिन पीछे थे। तो 3 कंट्री लीग ऑफ नेशंस में रही है। कौन कौन सी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई 1919 में, और ये बिग 3 भी माना गया। इस बिग 3 में 3 कंट्री थी, ब्रिटेन, यूएसए और रशिया। 3 कंट्री का था। फ्रांस को बिग 3 नहीं माना गया था, इन 3 को ही माना गया था। बाद में यूएसए ने पैर पीछे करे और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इन तीनों ने ही मिलके ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई। सबसे ज्यादा इन्हीं के ही ड्राफ्टिंग वो थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनी। इस वर्साइल्स ट्रीटीज में बताया गया कि युद्ध का ब्लेम किसे दिया जाएगा और किस किस को क्या करना है। कई देशों के बीच एग्रीमेंट्स कराए गए। कई देशों की प्रॉपर्टीज दूसरे कंट्री को दी गई, जो सीडेड थी, जो कब्जाई हुई थी, वो आपस में बांटी गई। इस बिग 3 लीग ऑफ नेशंस की स्थापना बिग 3 के द्वारा हुई। ये तीनों ही रहे। इन तीनों ने फिर ड्राफ्ट करा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड में 1919 में बनी, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि किस किस कंट्रीज को आगे भविष्य में क्या करना है, किस किस को किस तरीके से वॉर लड़ना है, किसको एबोलिश करना है, किसके ऊपर सुपरविजन करना है, किससे चीजों को किन किन देशों से चीजें को छीननी है, ताकि वापस भविष्य में ऐसी हरकत या युद्ध करने वाले एटीट्यूड ना अपना सके। और पीस को कैसे, शांति को कैसे बहाल करना है, शांति कैसे स्थापना करने की, दोबारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 जैसी सिचुएशन ना आए। इसमें कई डिफेक्ट्स थे। इस पे क्वेश्चन जो आया है ट्रीटी पे, वो क्या आया था? डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस पूछा गया है। अब कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस में ये कह सकते हैं कि यूएसए ने कभी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, लेकिन उसने इस ट्रीटी को इन्फोर्स जरूर किया कि इस ट्रीटी को
एप्लीकेबल किया जाए, अप्लाई किया जाए, लेकिन वो खुद एक्टिव होके साइन नहीं कर रहा था, आगे होके उसका हिस्सा नहीं बन रहा था। इसीलिए लीग ऑफ नेशंस ने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी। साथ ही लीग ऑफ नेशंस में से 3 कंट्री थी, मल्टीपल कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो देश हार गए उनको भी जोड़ना था, इन्होंने सिर्फ जीते हुए देश को ही जोड़ा जो ताकतवर थे, ताकि दुनिया में इनकी पहचान रहे कि हम वो 3 हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खामी थी लीग ऑफ नेशंस की। कई देश ये नहीं कहना चाहते थे कि ये हम कर रहे हैं। बिग 3 में जो लीग ऑफ नेशंस में जो मेंबर्स थे वो ये नहीं फोर्सफुली नहीं कहना चाह रहे थे डायरेक्टली आगे आके कि ऐसा करिए, पीछे पीछे दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे थे। पॉलिटिक्स तब भी चल रही थी, पॉलिटिक्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस का ये भी कारण है। साथ में लीग ऑफ नेशंस ने ड्राफ्ट तैयार किया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का, वो वन साइडेड था। वो एक ही देश के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी गई, जर्मनी को वॉर गिल्ट दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी कारण रहा है कि अकेले एक देश को ही जिम्मेदार ठहराना और कई देशों को बचा लेना ये गलत माना गया था। एक फेलियर ये भी था, एक डिफेक्ट था लीग ऑफ नेशंस और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, इसको ये माना गया। ये दोनों चीजें फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंड डिफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 को एक साथ कवर अप किया जा सकता है। लीग ऑफ नेशंस के ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के ऊपर है जो बनाई गई थी। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ही लीग ऑफ नेशंस बना था, उसी के अंतर ही था देखा जाए तो। लेकिन 3 पहले लोग आ गए थे, 3 कंट्रीज पहले आ गई थी, यूएसए, ब्रिटेन और रशिया। ये है तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी क्या। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने कहा कि पोलैंड, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया है, डिफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। 1919 क्या थे, सबसे पहले पोलैंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और कई छोटी मोटी कंट्री और कंट्रीज के भी नाम है। चेकोस्लोवाकिया भी है, लुथेनिया भी है, बोस्निया भी है। यूगोस्लाविया का भी गठन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के द्वारा हुआ गया था। यूगोस्लाविया देखा जाए तो बल्कन्स हुए थे, बल्कनाइजेशंस हुए थे। देखा जाए तो बल्कन्स कंट्रीज, बल्कन नेशंस बने, कई छोटे छोटे देशों के समूह बने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये कॉन्सिक्वेंसेस भी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस भी यही लिया जा सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जो करवाया वही तो कॉन्सिक्वेंसेस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो कई क्वेश्चंस आपस में जुड़े हुए, अगर आपको एक याद है तो दूसरे का आंसर लिख सकते हैं बहुत आसानी से, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये भी बहुत अच्छी चीज रही है। पोलैंड को एक स्वतंत्र राज्य किया। पोलैंड के साथ ये एक रूट दिया गया, जर्मनी से ईस्टर्न साइड में पोलैंड चिपका हुआ है, तो एक कॉरिडोर दिया गया। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, मतलब नॉर्थ और साउथ 2 हिस्से करे गए और पोलैंड से इसका कॉरिडोर का सी रूट से अगर हमें पोलैंड की तरफ जाना है तो हम जर्मनी से होते हुए जाएंगे और जर्मनी इसमें दखल नहीं देगा, ऐसा भी किया गया। एक ये था। दूसरा पॉइंट था वॉर गिल्ट। वॉर गिल्ट, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी थी युद्ध की, तो वो जर्मनी को दी गई। जर्मनी को सोल रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे, इनको सिर्फ 1 लाख तक आर्मी रखने की परमिशन दी गई। 1 लाख आर्मी में नहीं रहेंगे, इनको सिर्फ 6 शिप्स ही मेंटेन करने की परमिशन दी गई। नो सबमरीन, कोई सबमरीन जर्मनी को रखने की या बनाने की परमिशन नहीं मिली। सिर्फ कमर्शियल अलाउ किया गया और कुछ नहीं। नो आर्मी, ओनली कमर्शियल मूवमेंट ही जर्मनी का अलाउ किया गया। आर्मी मूवमेंट, कोई मॉक ड्रिल, कोई आर्मी प्रैक्टिस करना सब मना कर दिया गया। साथ ही ऑस्ट्रिया कंट्री के साथ
कोई डील नहीं करेगा जर्मनी, ये भी मना कर दिया गया। अगर कोई भी डील करता है, कोई भी एग्रीमेंट करता है, तो इंटरनेशनल सुपरविजन होगा, लीग ऑफ नेशंस उसे देखेगी। ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच सारे टाइप बंद कर दिए गए, कोई इनके बीच में टाइप नहीं होगा। और ऑस्ट्रिया हंगरी को दो टुकड़ों में भी तोड़ा गया। इसमें एक पॉइंट और है, ऑस्ट्रिया हंगरी डिवाइड्स, ऑस्ट्रिया हंगरी का डिविडेशन हुआ, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री बनी और हंगरी अलग नेशन बना। इन दोनों को एक ना करके इनके दो टुकड़े करे गए। ये रहा है ऑस्ट्रिया, जर्मनी पर ज्यादा भार दिया गया। साथ ही जर्मनी पर 6,600 पाउंड्स मिलियन, more than 6,000 मिलियन पाउंड का पेनल्टी लगी, एक हर्जाना भुगतना पड़ा। जर्मनी को 6,600 मिलियन पाउंड का हर्जाना भी देना पड़ा वॉर क्राइम के लिए। उसको एक वॉर क्रिमिनल माना गया। कहीं ना कहीं बहुत भारी बेइज्जती हुई इतने बड़े देश की, जहां साइंटिफिक कल्चर फैला था, बहुत स्ट्रॉन्ग जो इन्वेंशन करने में थे, हर चीज। जर्मनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे हो रही थी, शिपिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत अच्छे थे, एक तरीके से ये इंडस्ट्रियल रिसोर्स बन गए थे। उसके बाद इनके ऊपर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे बहुत हैवी, जिससे जर्मनी कई सालों तक उभर नहीं पाया। साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल पोर्ट्स, साथ ही साथ पोर्ट्स को इंटरनेशनल सुपरविजन में रखा गया। ठीक है, नो एयरफोर्स, कोई भी एयरफोर्स मेंटेन करने की परमिशन नहीं दी गई जर्मनी को। ये सब एक खाका तैयार किया गया और थोप दिया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की खामी थी कि इतना हैवी ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था पेनल्टी का कि जिसको एग्जीक्यूट करना संभव ही नहीं हो पा रहा था। तो एक खामी, एक डिफेक्ट ये भी था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का। साथ ही साथ ये होने के बाद लीग ऑफ नेशंस की भी स्थापना हुई। ये भी एक पॉइंट है ट्रीटी वर्साइल्स में, लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं। वो सिर्फ बैठे रहे, अपनी सोशियो इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ाते रहे। इंपीरियलिज्म भी शांत नहीं हुआ था, ये इंपीरियलिज्म करते रहे, मिलिटरिज्म करते रहे। ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस रहा है। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कहा है कि दुनिया को एक सुपर पावर मिला, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ कमर्शियल में ही था थोड़ा बहुत, अब ये आर्म्स में भी सबसे ताकतवर बना। उसने वॉरशिप्स बनाना शुरू कर दिए, वो वर्कशॉप बन गया दुनिया की। जितनी इकोनॉमी अकेला यूरोप एक साल में करता था, उससे ज्यादा अकेली एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शुरू कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दबदबा दुनिया ने देखा कि अब यही सुपर पावर बनेगा भविष्य में, और वो बन भी गया। उसने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। जो शिप्स वो 10 सालों में बनाता था, वो दो सालों में बनाने लगा। यूरोप में इसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा। कई जो उधार लेके चलता था जो देश, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डेब्ट था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब इसकी वर्कशॉप एस्टैब्लिश हुई, जब इसको पड़ा कि युद्ध में ही घुसना पड़ेगा, युद्ध ही युद्ध को बचाएगा, द वॉर प्रिवेंट्स द वॉर, इसीलिए ये डेटर बन गया। अब ये लोगों को उधार देने लगा। खुद यूरोप को इसने उधार दिया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस माना जाता रहा है। इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ये हम बात करें तो कॉन्सिक्वेंस की बात कर सके। ग्रेट पावर उभरी, कई कंट्रीज भी उभरी, अकेला यूएस की नहीं थी, रशिया ने भी कोशिश करी, और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस भी पीछे नहीं रहे, ये भी पावरफुल बनते रहे। उनको लगा था भविष्य में युद्ध हो सकता है, और जर्मनी भी पीठ पीछे कुछ ना कुछ करता रहा, ऐसा नहीं है। सोशलिज्म बढ़ गया। जब रशिया को लगा कि वो जीते हैं, वो अलाइड के साथ थे, वो विक्टोरियस ग्रुप में थे, तो रशिया, उसके बाद रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन हो चल ही रहा था, मोनार्की खत्म हुई, सोशलिज्म आया, लेनिन ने उसे बढ़ाया था। तो कहीं ना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की स्थापना हो चुकी थी। अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन में कैपिटलिज्म था, लेकिन ईस्टर्न यूरोप और एशिया, जिसे हम यूरेशिया कह सकते हैं, यूरोप और एशिया का हिस्सा, और रशिया, वहां कम्युनिज्म छाने लगा, कम्युनिज्म की शुरुआत हो गई, और ये कई कंट्रीज में फैलाने की कोशिश करते रहे अपनी तरफ रशिया। तो कहीं ना कहीं दुनिया दो हिस्सों में बंटने की तैयारी हो चुकी थी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म की। कई यूरोपियन कंट्रीज का अंत हुआ, कई एम्पायर्स खत्म हो गए, कहीं मोनार्की खत्म हो गई। खुद जर्मनी में एम्परर और मोनार्की खत्म हुई थी।
रशिया में हो चुकी थी और कई छोटी छोटी कंट्रीज में भी हो गई थी। अब वो इंडिपेंडेंट की आवाज उठाने लगे थे और कहीं ना कहीं आज़ादी महोत्सव बनने लगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। कोई नया कॉन्सिक्वेंसेस दिखता है तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, यही है। एक आध नेशनलिज्म की बात कर सकते हैं कि जनता में नेशनलिज्म बढ़ गया, लोगों को अपने सरकार, जब डेमोक्रेसी आ गई तो लोगों को अपने सरकार के प्रति भावना और बढ़ने लगी। ये सब भी था, ये सब कॉन्सिक्वेंस है। आप कॉन्सिक्वेंस को जैसा चाहें वैसा मोड़ के बना सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चंस हो गए। डिफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी आउट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बार हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ने वाले, वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे चर्चा हुई, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं। क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या बैकग्राउंड था, क्यों हुआ, उस वक्त हो क्या रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुके थे 1918 तक, 1919 में सब खत्म हो चुका था। अब जो कंट्रीज के साथ डिविडेशन हुआ था, जिन कंट्रीज को अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़नी पड़ी, कॉलोनाइजेशन में पीछे हटना पड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूएस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये एक टाइम बीत चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, क्राइसिस चली रही थी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन सब हाथ पैर मार रहे थे अपने आप को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए। युद्ध में बहुत खर्चा हो चुका था, काफी जाने जा चुकी थी, लॉस ऑफ पॉपुलेशन तो हुआ ही था, साथ में लॉस ऑफ कैपिटल भी हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली क्या था, जब जर्मनी के साथ जो वॉर गिल्ट हुआ था, उसके ऊपर जो चेक फाड़ा गया था पेमेंट करने का, जो पेनल्टीज इंपोज करी गई थी, जर्मनी उससे उभर नहीं पा रहा था। जर्मनी की जनता को लगता था कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोप की जो फेमस सबसे पावरफुल नेशन जो है, फ्रांस और ब्रिटेन और यूएस, जो यूएस ने और रशिया ने मिलकर जो इनके साथ किया है वो सही नहीं है। उनको लगता था कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी, जो हमारे रिसोर्सेज थे उसमें सुपरविजन होने लगा था, हम कुछ भी बाहरी दुनिया से डील करते थे उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, कई चीज़ों पे उनको रोका जाता था। जो कंट्री, कई कंट्रीज जर्मनी के साथ ट्रेड करने में घबराती थी, कोई ट्रेड पैक्ट नहीं हो पा रहे थे इनके प्रॉपर तरीके से, और मोनार्की तो खत्म हो ही गई थी, काइजर विलियम II देश छोड़ के जा चुके थे, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था। ऐसे में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की शुरुआत हुई, नेशनल सोशलिस्ट नाजी सरकार का गठन हुआ, जिसमें एडोल्फ हिटलर उठ के आए और उन्होंने जनता से वादा किया कि मैं जो जर्मनी के साथ जो अन्याय हुआ है, एक तरफा जो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी गई, अकेले उसी को गुनहगार ठहराया गया है, इन सब चीज़ों से मैं छुटकारा दिलवाऊंगा जनता को। जनता भी चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसा नेता मिले, और ऐसा नेता लगभग एक आ चुका था जर्मनी में 1938, 39, 1940, उसके आगे तक वो कंटिन्यू करे, 1945 तक एडोल्फ हिटलर है। हिटलर का नाम फैल चुका था सब जगह, वो एक आर्मी कमांडर के रूप में जर्मन चांसलर बने, और उन्होंने जनता से वादा की अपनी स्पीच में कि मैं पहले से बेहतर बना करके दूंगा इस जर्मनी को, जो हमारी सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, हम उस सिचुएशन को वापस पाएंगे, और जो हमारे ऊपर सैंक्शंस हुए हैं उन सबको खत्म किया जाएगा। इसी के साथ फिर कॉन्सिक्वेंसेस से पहले हम कॉजेस देख लेते हैं। ये तो कॉन्सिक्वेंसेस होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जो हम चर्चा करने वाले थे थोड़ी देर में, ये हुआ क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत कैसे हुई उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। क्या रीजंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के? फिर से कॉजेज, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, क्या कॉजेज रहे होंगे? पहले तो हम ग्रुपिंग देख लेते हैं। ग्रुपिंग क्या हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप रहे, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला ग्रुप जो था वो ऑब्वियसली ब्रिटेन, इंग्लैंड का था, फ्रांस, ये 2 भाई बहन तो हमेशा से रहे हैं, यूएसए,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट था। रशिया इनकी तरफ नहीं था, ठीक है, रशिया इनकी तरफ नहीं था, लेकिन टर्की इनकी तरफ था। ग्रीस फर्स्ट ग्रुप की तरफ था। अब आते हैं सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का भी कोई नाम था, इनको अलाइज बोला गया, दे आर अलाइज। इनको सेंट्रल पावर या अलायंस या ट्रिपल एंटिटी कहा गया, अलायंस। इसमें प्रोमिनेंट तो सबसे पहले जर्मनी था ही, ठीक है, जर्मनी के साथ रशिया था जो यूएसएसआर बन चुका था उस वक्त। रशिया ने अपने साथ जापान को भी मिलाया, जर्मनी ने अपने साथ, जर्मनी रशिया के साथ जापान भी रहे। इटली भी इनकी तरफ था, उधर इटली ने पाला बदल लिया था लास्ट टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और जापान तो अगेंस्ट था ही जर्मनी के, लेकिन इस बार इस तरफ रशिया इस तरफ था अलायंस की तरफ, इस बार अलायंस की तरफ हो गए ये लोग। तो ये दो ग्रुप बने, साथ में छोटे मोटे देश भी धीरे धीरे बाद में कुछ समय बाद जुड़े, लालच में कि इनको जमीन मिलेगी, इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। हंगरी, बुल्गारिया भी इनकी तरफ रहे थे। रोमानिया का भी नाम था क्योंकि रोमानिया पर भी हमला कर दिया गया था, तो रोमानिया की सरकार इनके साथ जुड़ गई थी, कंडीशंस रखी गई थी, ये भी इनके साथ जुड़ गई थी। अलाइज और अलायंस बने। कुछ लोग कहते हैं ये एक्सिस थे, एक्सिस पावर्स थे, ये सेंट्रल पावर्स थे, ये बीच में थे, ये किनारे पे थे, ये अलाइज थे, ये अलायंस थे। ठीक है, हम कॉजेज देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो कॉजेज होगा वो क्या हो सकता है, जो हमने बात करी स्टार्टिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्लेटफॉर्म की, वो यही था कि हार्श ट्रीटमेंट टू जर्मनी बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हार्श ट्रीटमेंट जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा हुआ था और ये इससे उभर नहीं पा रहा था। जर्मन लोगों की हर जगह बेइज्जती हो रही थी, तो उनके अंदर नफरत बढ़ गई थी और वो चाहते थे इससे छुटकारा दिलाओ, युद्ध लड़ो, बहुत हो गया। और हिटलर ने उनका साथ दिया, उन्होंने एक नेता खड़ा करा ऐसे, एडोल्फ हिटलर, फ्यूरर, नाजीज सोशलिस्ट पार्टी के साथ। ये हो गया एक रीजन। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, एडोल्फ हिटलर खुद एक रीजन थे। जर्मनी के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के साथ, जो एक तरफा उसके ऊपर थोप दिया गया था सारे गुनाहों का, उसके अलावा भी एक कारण और था। खुद एडोल्फ हिटलर एम्बिशन ऑफ इंपीरियलिज्म, कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म खत्म नहीं हुआ था, ये चला आ रहा था। एडोल्फ हिटलर को लगता था कि जर्मन रेस सबसे सुपीरियर है और हमें इस रेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जमीनों की जरूरत होगी, हम भी दूसरी कॉलोनीज पे कब्जा करके कॉलोनियल पावर बन सकते हैं। इंपीरियलिज्म, पावर और वेल्थ हम उसका इस्तेमाल करके कई देशों पे राज्य कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 कंट्री ही है पूरी दुनिया में जो पावरफुल है, उसमें से हम क्यों पीछे रहे। तो एडोल्फ हिटलर का एक पर्सनल एम्बिशन भी था। वो प्योर रेस की बात करता था, प्योर ब्लड की। वो आर्यन रेस को भी बेहतर मानता था, ऐसे ही वो अपनी जर्मन रेस को भी बेहतर मानता था, और यही रेस दुनिया पे राज करेगी, ये उसकी एक आइडियोलॉजी बना रखी थी उसने। इसलिए हिटलर एम्बिशन ऑफ इंपीरियलिज्म, हिटलर आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म की जो थी उसके अंदर, वो कि हमें फैलाना है पूरी जर्मनी को पूरी दुनिया में, और जो जर्मन एक राज्य के विरोध में है उनका सफाया किया जाएगा, जैसे जूइश वगैरह, इन सबको ये लोग एक फाइनल सॉल्यूशन के तौर पे इनको हटाने की सोच रहे थे। और ये अत्याचार चला ही आ रहा था नाजियों का जूइश के अगेंस्ट। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन।
फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन क्यों कह रहे हैं? कई कंट्रीज ने मिलकर कोएलिशन बना रखा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड में चल रहा था, एक देश पे हमला करा तो इट इज सब्जेक्टेड एंड डिफेंड टू अदर कंट्री। ये जरूरी होगा कि उसे बचाना होगा। एक देश पे हमला हुआ तो दूसरा देश उसकी मदद करने के लिए आएगा। ये सिचुएशन चली रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी फिर से शुरू हुई। फॉर्मेशन ऑफ एक्सिस कोलाइंस, एक्सिस पावर का कोलेशन फिर से शुरू हो गया। ये अलायंस कंट्रीज फिर से एकजुट होने लगी। जर्मनी ने रशिया के साथ संधि कर ली। जर्मनी ने आसपास के छोटे छोटे देशों पे हमला करना शुरू कर दिया जिनकी टेरिटरी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हो पाई थी। जर्मन ने अपनी आर्मी दोबारा से बढ़ाई, दोबारा से आर्म्स रेस शुरू हो गई और वो कई देशों को के साथ सांठगांठ बना के छोटे देशों पे हमला करके उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करी। तो फॉर्मेशन कोलाइन शुरू हो गया था, जर्मन रशियन हो गया था, फिर जर्मनी जापान हो गया था, फिर ये तीनों जुड़ गए। इटली को भी अपने साथ ले लिया था इनने और इन 3 कंट्री को भी कहा कि हमारे साथ रहिए, नहीं तो आप किसी के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे करके कोएलिशन शुरू हो गया था और फिर से ग्रुपबाजी शुरू हो गई और वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसा हुआ था वैसी सिचुएशन फिर से क्रिएट होने लगी। एक और है जो हम पढ़ चुके पिछली बार में, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन का फेलियर भी बहुत बड़ा कारण बना है। लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी ऐसे कि हम पीस को मेंटेन करेंगे, वर्ल्ड पे सुपरवाइज करेंगे, कोई भी गलत चीज होगी हम उसे रोकेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार करा था कि अगर कोई कंट्री एग्रेसिव होती है तब हम नेगोशिएशंस करेंगे उसके साथ, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मत करिए, नहीं तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस गलत होंगे, आपके अगेंस्ट में होंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा जाएगा। इकोनॉमिक सैंक्शन पर भी नहीं मानते तो उनके ऊपर आर्म्स अटैक या एग्रेसिव बिहेवियर या एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट, आर्मी के थ्रू ट्रूप्स भेजी जाएंगी। ऐसा उनके ड्राफ्ट में था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। जब जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जापान भी इकोनॉमिक बैंकरप्सी कगार पे आ गया था, तब जापान के पास रिसोर्सेज कम थे, वो वैसे ही छोटा सा देश था, दूसरी कंट्रीज पे वो हमला कर नहीं पा रहा था, पा नहीं पा रहा था कई चीजें, और ट्रेडिंग वैसे भी इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी उसकी। और ग्रेट डिप्रेशन का दौर था 1920 टू 1930 के बीच में। ग्रेट डिप्रेशन बहुत ज्यादा चला था, जहां बेरोजगारी चरम सीमा में थी और इन्फ्लेशन बहुत हाई था। वर्कर्स बहुत थे लेकिन प्रोडक्शन कम था। ये स्थिति आ गई थी। फैक्ट्रीज काफी क्लोज हो चुकी थी वॉर के चक्कर में, तो दोबारा से कोई उन पे पैसा लगा के खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ फैक्ट्री खुलती थी तो हजारों लोगों की भीड़ लग जाती थी काम करने के लिए, कम वेज रेट पे काम हो रहा था। तो स्थिति इतनी, कई कंट्रीज में द ग्रेट डिप्रेशन का दौर चला। यूएस भी उससे अछूता नहीं रहा। एशिया तो बिल्कुल अलग ही चल रहा था, वो अपने एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो इतना उन पे इफेक्ट कम पड़ा जितना यूरोप और यूएस पे पड़ा था। और जापान के साथ भी यही स्थिति बैठ रही थी क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियल नेशन हो रहा था। तब उसने मंचूरियन, चाइना के एक प्लेट्यू पेनिनसुला, मंचूरियन पेनिनसुला पे हमला करा क्योंकि वो मिनरल रिच प्लेट्यू था। वहां पर काफी चीजें, रिसोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा था मंचूरियन का। उसको लगता था कि यहाँ पे ये हम पालेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज रिच कंट्री हो जाएंगे हम। तो जापान ने चाइना के मंचूरियन पेनिनसुला पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और वहां पे एक छोटा सा चाइना और जापान के बीच में वॉर शुरू हो गया। जब लीग ऑफ नेशंस में एक खबर पहुंची तो लीग ऑफ नेशंस ने जापान पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। जापान पहले से ही दिवालिया था तो उसके इकोनॉमिक सैंक्शन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी कंट्री जापान से ट्रेड करने में पीछे नहीं हटना चाहती थी क्योंकि वैसे भी उन दूसरी कंट्रीज पे, यूरोपियन कंट्रीज पे भी ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक रिग्रेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट चल रहा था, रिसेशन चालू हो चुका था। इसी चक्कर में वो भी किसी कंट्री से ट्रेड करने को मना करते, जो जैसा ट्रेड कर सके हो जाए ताकि इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ सके, स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, हर कंट्री यही चाहिए। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लीग ऑफ नेशन से कहने का। ऐसा ही इटली और एबिशियन एक कंट्री थी, छोटी सी एरिया था, वहां पर भी यही हुआ। इटली ने भी यही करा, उसके साथ भी वही हुआ जो जापान के साथ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इटली अपने मनचाहा काम करता रहा, छोटे छोटे कंट्रीज पे हमला करके चीजों को लूटता रहा, जीतता रहा। और वैसे ही जापान कर रहा था तो लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा था। साथ में लीग ऑफ नेशंस के जो बड़े हीरो थे, बिग थ्री थे, उसमें से
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो पैर ही पीछे कर लिए थे कि हम एक्टिव मेंबर नहीं बनेंगे, और रशिया भी पीछे हो गया था। वो इसलिए कि यूएस और रशिया दोनों पीछे हो गए थे, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। अगर ये लीग ऑफ नेशन में रहते तो अपनी आइडियोलॉजी फैलाने लगते। तो एक ये भी कारण, तो लीग ऑफ नेशन इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन रहा, जो जिसकी हमने स्थापना करी थी कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो, वो ही इतना इनकैपेबल था कि भविष्य में होने वाले युद्ध को, वो छोटे छोटे युद्धों को रोक ही नहीं पा रहा था। तो बड़े युद्ध की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते थे उसे रोकने की। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस के अलावा डिफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको ले चुके हैं, उसमें इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं। एक और है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। फेलियर ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, किसी को खुश करने की जो योजनाएं, जो पॉलिसी थी, वो फेल हो रही थी। ये ऐसा कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बारे में कि जब जर्मनी पर सैंक्शंस लगे थे, पेनल्टीज लगी थी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था आर्मी खड़ी करने से, या ट्रेड, बहुत ज्यादा ट्रेड करने से, या किसी के साथ एग्रीमेंट करने से, पैक्ट बनाने से, तब फ्रांस और ब्रिटेन को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं, जब सरकार चेंज हुई फ्रांस और ब्रिटेन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो उन्हें लगने लगा कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ कुछ ज्यादा अन्याय हो गया। जर्मनी के लोग ज्यादा नेशनलिज्म दिखा देंगे तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी, युद्ध की आशंका हो सकती है। उन्होंने अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो जर्मन्स ने कई जगह, और जर्मन से हमारे काफी टाई अप है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे जर्मनी के द्वारा भी बहुत ज्यादा यूरोप में। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए जाए। तो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलेन ने एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लॉन्च करी, जिसमें उन्होंने एक बात रखी, ड्राफ्ट तैयार करा लीग ऑफ नेशन के सामने कि अब इतने रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए जाए, थोड़ी सी आजादी दी जाए जर्मनी को भी आगे बढ़ने की। तो ये था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ये भी फेल हो गया था। जर्मनी को आजादी इसलिए दी गई कि उस तरफ दूसरी, उसके ईस्टर्न साइड पर रशिया था, तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जर्मनी रशिया के साथ टाइप करके आगे ना बढ़ जाए हमारे अगेंस्ट। तो उन्होंने उसको आजादी दी, ठीक है तो अपनी थोड़ी बहुत आर्मी खड़ी कर लो, अपने ट्रेड्स बढ़ा लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी डेवलप कर सकते हो कर लो। ऐसा करके पॉलिसी अपीजमेंट लागू किया गया, लेकिन ये भी फेल हो गया। जर्मनी ने छोटे छोटे देशों पे हमला करना शुरू कर दिया, जरा जरा सी टेरिटरीज जो उनकी रह गई थी, जो टेरिटरीज डिस्प्यूटेड थी, उस पर जर्मनी ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। जर्मनी ने कुछ कंट्रीज को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। जर्मनी ने कोएलिशन शुरू कर दिया, एग्रीमेंट शुरू कर दिया जैसे उसको आजादी दिखी। और एडोल्फ हिटलर सत्ता पे आ चुके थे और वो एग्रेसिव बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जर्मनी को हम फायदा पहुंचाने की बात कर रहे थे कई देश, वो पॉलिसी जो थी वो भी फेल हो गई थी एक तरीके से। तो फेलियर ऑफ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एक कारण माना जाता भी है सेकंड वर्ल्ड। सिक्स वही मिलिटरिज्म है, कह सकते हैं। हमने इंपीरियलिज्म की बात करी, मिलिटरिज्म ले लीजिए। फिर से आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई दोबारा, उनको लगने लगा भविष्य में युद्ध होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, अपने आप को खुद ही बचाना है। तो सिक्स मिलिटरिज्म शुरू हो गया फिर से। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये भी डाल देते। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमी से उभर नहीं पा रहे थे लोग, तो अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अपना अपना उल्लू सीधा कर करके ट्रेड कर रहे थे किसी ना किसी से, जिससे हो जाए, जहां से उन्हें फायदा हो, चाहे वो कंट्री एग्रेसिव हो या नॉन एग्रेसिव हो, वो तो अपना ट्रेड पैक्ट बना रहे थे कई कंट्रीज, नेशंस, जिसके कारण जो एग्रेसिव कंट्रीज थी उनको एक सपोर्ट मिलता जा रहा था और इनका एक ग्रुप बनता जा रहा था। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत ये थी कि लोग एक दूसरे की जमीनें हथियाने की और रिसोर्सेज फैलाने की और एशिया और अफ्रीका की तरफ मूव करने की सोच रहे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज, लैंड, रिसोर्सेज हमें मिल सके। तो ये भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आता है, आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक और पॉइंट देख लेते हैं, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गए थे वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न यूरोप और यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनके खड़े हो चुके थे, कैपिटलिज्म की दम पे आगे बढ़ रहे थे। और ईस्टर्न यूरोप और यूरेशिया, रशिया का एरिया, वहां पे कम्युनिज्म फैल रहा था। तो दो पावर सेंटर बन चुके थे, एक रशियन साइड पे, एक वेस्टर्न साइड पर। तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। ये सारे कॉजेज हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, ये हमने देखे। कॉजेज हमने देख लिए, कोई कॉजेज नहीं छूटा।
अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आउटकम्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सब चीजें एक जैसी ही हैं, इन सबको एक तरीके से एक ही साथ ही रख के हम पढ़ते हैं इसको। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे देखते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। राइज ऑफ द सुपर पावर्स, 2 पावर सेंटर बने, 2 पावर सेंटर्स। एक बना वेस्ट और एक बना ईस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के 2 फाक हो गए, एक वेस्टर्न जर्मनी, एक ईस्टर्न जर्मनी। बर्लिन वॉर खड़ी कर दी गई। वेस्टर्न जर्मनी में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की बातें होने लगी और ईस्टर्न जर्मनी में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की बातें होने लगी। ठीक है, एक दीवार खड़ी कर दी गई। इस दीवार से उस दीवार पे लोग जा नहीं सकते थे, आधे रिश्तेदार इधर थे तो आधे रिश्तेदार उधर थे। ये कॉन्सिक्वेंस है। बर्लिन वॉल 1989 में गिरा दी गई थी। पूरा जर्मनी फिर नॉर्मल डेमोक्रेसी में आ गया था, कैपिटलिज्म में। 2 पावर सेंटर की बात करी, यूएस एंड यूएसएसआर, रशिया एंड अमेरिका, मतलब यूरोप भी ले सकते हैं उसमें, वेस्टर्न वर्ल्ड भी है। 2 पावर सेंटर खड़े हुए, ये इसके एक इम्पैक्ट भी माना गया है। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंशियल फॉर पॉलिटिकल डिसीजंस, आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस थी, इसी कारण से 2 पावर सेंटर बने। इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, वो कम्युनिज्म की बात करता था, ये कैपिटलिज्म की बात करते थे। ठीक है, थर्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन किया गया और ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया दुनिया का, जिसमें 5 कंट्रीज आज की डेट में इन्वॉल्व है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। यूएन बना सुपरविजन, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, ताकि फिर से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। ये एक कॉन्सिक्वेंस रहा है इसका। न्यू सुपर पावर्स बने ही, बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ। फोर्थ, वुमेन वर्कफोर्स, वुमेन वर्कफोर्स, महिलाओं का सशक्तिकरण तो नहीं कहेंगे, जब महिलाएं काम पे वर्कफोर्स में इन्वॉल्व होंगी तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारे मेल मेंबर्स युद्ध में चले गए थे, कई आए कई नहीं आए। तो जो महिलाएं थी उनको घर चलाना था, पैसे ऐसे तो उड़ के आ नहीं रहे थे, स्थिति बहुत खराब थी, सब जगह टूट फूट हो गई थी, युद्ध ने हालत दयनीय कर दी थी। जो कुछ धंधे चल रहे थे सब्सिस्टेंस लेवल के, चाहे वो फार्मिंग हो या फैक्ट्री हो या वीविंग हो, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काम पे वो गए, वर्कफोर्स बने, एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का एक सेक्शन वुमेन ने कब्जाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद से ये चलता रहा। आज भी वुमेन्स वर्कफोर्स में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, कैपिटल में, वर्क कैपिटल में। जब युद्ध खत्म हुआ तो महिलाएं ने काम नहीं छोड़ा, वो काम में लगी रही। ये सबसे अच्छा पॉजिटिव आउटकम कहा जा सकता है वुमेन्स राइट। फिर जब वुमेन वर्कफोर्स में आई तो वुमेन्स राइट्स भी आए, महिलाओं के लिए नियम कानून बनने लगे, उनकी आज़ादी की बात होने लगी। तो वुमेन वर्कफोर्स के कारण वुमेन राइट्स भी इसका बहुत बड़ा आउटकम रहा है। तो इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ रही है, वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन्स वर्कफोर्स। इसके अलावा फिर वही कई छोटे छोटे देशों में आज़ादी की लड़ाई होने लगी, डीकॉलोनाइजेशन होने लगा। डीकॉलोनाइजेशन होने लगा,
कई कंट्री ने कई छोटे छोटे देशों को या कई बड़े बड़े देशों को स्वतंत्रता दे दी, उन्होंने वहां से अपने पैर पीछे कर लिए क्योंकि वहां नेशनलिज्म इंडिपेंडेंस की बातें होने लगी। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूप देख लिया। जो कई ताकतवर देश थे अब वो दूसरी जमीनों पे अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो सुपरवाइज नहीं कर पा रहे थे अपने ओन लैंड से इतनी दूर दराज के एरिया में। उनको भी समझ में आ गया फिर से एक युद्ध और एक कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, इससे अच्छा तो अब अपना जो है उसी को ही देख लो, अपनी जो मदरलैंड है उसी की चिंता करो। तो डीकोलोनाइजेशन हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कई कंट्रीज, बर्मा, श्रीलंका सब आजाद हुए। इससे चाइना भी आजाद हुआ, ऐसी बात नहीं है, कई देश आजाद हुए डीकोलोनाइजेशन से। सिक्स्थ, जो चीज कभी खत्म नहीं हुई, मिलिटरिज्म, ये फिर से चलता रहा। आर्म्स रेस बढ़ गई, हर कोई आर्म्स रेस में डील करने लगा, आर्म्स इंडस्ट्रीज बढ़ गई, जिसने आगे चल के कोल्ड वॉर को जन्म दे दिया। अब कोल्ड वॉर सिर्फ आर्म से संबंधित नहीं रह गया, कोल्ड वॉर स्पेस, साइंस, हर चीज से रिलेटेड था। रशिया एंड यूएस के बीच, दो सुपर पावर्स के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चेस हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर हो, एनर्जी हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, आइडियोलॉजी हो, हर चीज में आपस में लड़ रहे थे एक शांतिपूर्वक बैक हैंड तरीके से। वो कोल्ड वॉर कहलाया। तो कोल्ड वॉर की भी शुरुआत अच्छे तौर से हो चुकी थी। आर्म्स रेस भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। बस यही थी कहानी इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। हमने सारी बातें करी। हम थोड़ा सा इस पर बात करने पर रह गए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, शुरुआत कैसे हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर की, कॉजेस आ गए थे आपके, कॉजेस के बाद हुआ, कई तो रीजन थे सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के। हमने कॉजेस कर लिए, कॉन्सिक्वेंसेस कर लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर का, हम एक मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ एग्जीक्यूशन, उस वक्त चल क्या रहा था, मतलब कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से फैल गया दुनिया में, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सीधी सी बात है, सबसे पहले जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड को। पोलैंड पे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड पे अटैक करने से पहले जर्मनी रशिया के साथ एक नेगोशिएबल पैक्ट, एक डील एग्रीमेंट कर चुका था, जिस डील के 2 हिस्से थे। उस एक हिस्से में ये बोला गया था कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया को वो डील दिखाई गई। पूरी दुनिया देखी कि हाँ, इसने रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश के साथ जर्मनी ने एग्रीमेंट कर लिया था कि एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। ये ऊपर की डील थी, लेकिन बात अंदर ये थी कि हम, जर्मनी ने कहा था कि हम पोलैंड पे हमला करेंगे और आधा पोलैंड हम रखेंगे, ईस्टर्न साइड से आप हमला कर लेना, आधा पोलैंड आप रख लेना। रशिया से ये बोला। ये एक हिडन डील थी, कॉन्फिडेंशियल, जो बाद में उजागर हुई। युद्ध के बीच में पता चला कि इनकी डील तो कुछ और ही थी। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को 1939 को पोलैंड पे हमला कर दिया। जब पोलैंड पे हमला हुआ तो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने 2 दिन बाद ही जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी पर वॉर फ्रांस और इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया। पीछे से कुछ ही दिनों बाद रशिया ने पोलैंड पे हमला कर दिया ईस्टर्न साइड से। पोलैंड 2 हिस्सों में बढ़ गया। वेस्टर्न पोलैंड जर्मनी के हाथ में आया, ईस्टर्न पोलैंड रशिया के हाथ में आया। यहां तक भी बात नहीं थमी, इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन पे हमला करना शुरू कर दिया नीचे से। तो इससे साफ समझ में आ गया कि इटली भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, जर्मनी और रशिया के साथ। यहां तक तो बात चल रही थी 1939-1940 तक। उस जर्मनी ने बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी फ्रांस और इंग्लैंड पे इटली के साथ। लेकिन 1941 में जापान ने यूएस पे अटैक कर दिया। यूएस वॉर में फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, वो सब अपनी आर्मी, अपने शिप्स भेज रहा था, लेकिन खुद डायरेक्टली नहीं लड़ रहा था। डिमांड पर वो सप्लाई दे रहा था। लेकिन जापान ने दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ा कदम उठाया। 50वां स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हवाई आइलैंड, जिस पर नेवी पोर्ट है, नेवी बेस रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पैसिफिक ओशियन पर, उसके बेस को ही खत्म कर दिया। पर्ल हार्बर को 7 दिसंबर 1941 पे अटैक करा। उसके ऊपर एक मूवी बनी है पर्ल हार्बर। वो जापान के 300 एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स ने कूच किया हवाई आइलैंड की तरफ। अमेरिका को पता भी नहीं चला। एक ही रात में पूरा का पूरा पर्ल हार्बर खत्म हो गया। 3000 लोग मरे। जब बॉम्ब्स खत्म हो गए फाइटर प्लेन्स के जापान के, तो खुद ही फाइटर प्लेन लेके
बेस पे कूदने लगे, उनके शिप्स के ऊपर गिरने लगे। देखा जाए तो एक तरीके से फिदायीन हमला भी था जापान ने किया। अमेरिका एक 24 घंटे के अंदर वॉर में उतर आया, उसने सीधे डिक्लेयर कर दिया हम किसी भी सूरत में हर तरीके से युद्ध लड़ेंगे, आगे चल के स्थिति बद से बदतर हो सकती है अगर ये वॉर नहीं रोका गया तो कई कॉन्टिनेंट्स ही कई कंट्रीज भी खत्म हो जाएंगी, इसलिए बेहतर है कि सीधे सीधे युद्ध पे उतरो। वो सीधे सीधे युद्ध पे उतर गया, उसने अपनी आर्मी एयरफोर्स सब दे दिए। अब ब्रिटेन और फ्रांस को एज मिल गया अमेरिका का। ब्रिटेन फ्रांस के 1942 में उन्होंने जर्मनी पे बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी, आसपास के एरियो पे बॉम्बार्डिंग शुरू की, जहां जहां जर्मन बेसिस बने थे वहां पे हमला होने लगा। अब जर्मनी को लगा कि अपना तुर्क का इक्का खोला जाए। उन्होंने जो आइडिया सोच के चल रहे थे कि अब रशिया पे अटैक कर दिया जाए। वो बेखबर थे कि वेस्टर्न साइड पे यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन हमला कर रहे हैं। उससे पहले ही उसने रशिया पे अटैक कर दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा सर्दी थी, जर्मनी को खाने पीने को कुछ नहीं मिला। फाइनली वो रशिया से युद्ध में हार गए। रशिया को एक्सपेक्ट नहीं था कि जो उनका अलायंस है वही उन पे हमला कर देगा। एडोल्फ हिटलर की ये चाल थी कि उसने सोचा कि हम तो वेस्टर्न जीत लेंगे, अब हम रशिया पे अटैक करते हैं। रशिया पे अटैक करने लगे तो वहां भी कुछ नहीं मिला, उनको लगा ईस्टर्न हार गए, उन्होंने वापस वेस्टर्न की तरफ सारी आर्मी मूव कर दी, लेकिन वेस्टर्न में पहले से ही बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी थी। देखा जाए तो सब बंदर अंडरग्राउंड हो चुके थे, बंकर बना बना के सब सारे आर्मी चीफ, आर्मी जनरल, लेफ्टिनेंट सब अंदर हो चुके थे और वहीं के वहीं दफन हो रहे थे। फाइनली जर्मनी हार गया और इसी के साथ ही वर्ल्ड वॉर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर खात्मा हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होना बाकी था। 8 अगस्त और 9 अगस्त को मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी में था, जिसमें आइंस्टीन जुड़े हुए थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। वहीं से मैनहट्टन प्रोजेक्ट से निकला न्यूक्लियर एक बॉम्ब लिटिल बॉय, जो 8 अगस्त को हिरोशिमा में गिरा, 9 अगस्त को नागासाकी में गिरा। उसका नाम था फैट बॉय। लिटिल बॉय में यूरेनियम का यूज करा गया, फैट बॉय में प्लूटोनियम का यूज करा गया। उसने सीक्वेंशियली 2 बॉम्ब फेंके और फाइनली वर्ल्ड को समझ में आ गया कि अब युद्ध का खात्मा होना ही होना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और दिस वाज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फाइनली ये खत्म हो गया। ऊपर ऊपर का मैंने आपको बता दिया क्यों क्या कैसे हुआ। एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ी थी। फिर से जर्मनी पे इस बार सैंक्शन तो लगे नहीं, जनवरी को ही 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आधा रशिया ने रख लिया, आधा इंग्लैंड, यूएस और फ्रांस ने रख लिया। एक तरफ डेमोक्रेसी थी, एक तरफ कम्युनिज्म था। ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। क्वेश्चंस यही आए हैं। एक क्वेश्चन और आया है ट्रीटी ऑफ न्यूली 2 मार्कर में। उसमें ये था कि बुल्गारिया को ने जो जमीनें जीती थी वो यूगोस्लाविया और ग्रीस को देनी पड़ी। ये ट्रीटी ऑफ न्यूली हुई थी 1919 में, जिसमें बुल्गारिया को जीती हुई जमीनें वापस करनी पड़ी यूगोस्लाविया और ग्रीस को। ये लीग ऑफ नेशंस ने करवाई थी। एक क्वेश्चन ये आया था। बस ये इतने ही क्वेश्चन रहे हैं। अगर आपने कौन सी सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है तो कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कॉजेस तो दोनों के जरूर देखने हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के एंड में आपको नंबर दे दिया जाएगा, जिसमें इस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रिंटेड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, क्वेश्चन वाइज सीक्वेंशियली एक फॉर्मेट में आंसर्स हैं। सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको दिखाए हैं प्रीवियस ईयर के। रिनाइसेंस है, रिनाइसेंस, रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ये 6 के 6 टॉपिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए 2014 2019 के, उसके आंसर्स हमारे पास है। आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए 2019 एमपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या क्या आ सकता है और एग्जाम की कैसे तैयारी की सकती है, कौन सा नया वीडियो, कौन सा नया टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस चीज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू वेरी मच।